नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने मंगलवार को बताया कि आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें ये फैसला किया गया कि केंद्र सरकार की चिट्ठी पर बुधवार की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के किसान 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री करेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों का एक तरफ जहां भारी विरोध किया जा रहा है और पिछले 26 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास आकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस किसान कानून के समर्थन में भी कई किसान संगठन सामने आए हैं और केंद्र सरकार में इसमें किसी भी तरह का बदलाव न करने की बात कह रहे हैं। मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर के किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि संबंधी कानूनों में किसी तरह के संशोधन न करने की अपील की है। आज अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। लेकिन जैसे बिल का जो विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने उनको चिट्ठी भी दिया है, आमंत्रित भी किया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब क्या आप लोग करेंगे सर? नहीं, मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में। हमारी ये बात हुई, जो 3 बिल उन्होंने पास करे हैं वो जरूरी होने चाहिए, किसानों के हित में है। दूसरी हमारी जो एसएसपी जो है वो जारी रहनी चाहिए। संशोधन नहीं, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। आप किस किसान संगठन से हैं? हम किसान संगठन समिति। मतलब आप समाधान संशोधन के पक्ष में भी नहीं है? नहीं, हम ये चाहते हैं संशोधन जो वे किसान बैठे ना, और हम उस पक्ष में नहीं, तो सरकार के पक्ष में है कि ये हमारे तीनों बिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार पर बरसते हुए आज उन्होंने कहा कि खेती कानूनों के विरोध में जहां किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, सारी जत्थेबंदियां देश विदेश में उनका समर्थन कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनको बदनाम करने पर लगी हुई है। अब जो केंद्र सरकार ने किसानों का समर्थन दिया है, आड़तियों पर भी इनकम टैक्स की रेड करवाई, अकाली दल किसानों के साथ साथ आड़तियों के साथ भी खड़ी है। केंद्र के 3 काले कानूनों के खिलाफ चल रहा होया किसान मजदूर आरतिया का संघर्ष, ये साडे सारिਆਂ ਦਾ संघर्ष है। इन्हां काले कानूनों को रद्द कराने वास्ते देश ही नहीं विदेशों के सारे लोग, सारे किसान इकट्ठे होके अज अपने अन्नदाता का साथ दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार के अड़ियल सुभाव को देखते हुए जिस तरह उन्होंने किसानों के उत्ते तशद्दद की, उन्होंने तरह तरह के अड ना दिते गए, कदे वखवादी, कदे आतंकवादी, कदे खालिस्तानी। इस मुहिम को, इस संघर्ष को बदनाम करने वास्ते जिथे हरेक तरह का हथकंडा अपनाया गया, उत्थे एक बहुत ही दुख की गल आ कि किवें अज साडे आड़तियां भरावां दे उत्ते भी केंद्र की एजेंसियां इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को लैके अज उन्हां दे उत्ते रेड करा के, उन्हां दे घरां 'च, उन्हां दे दफ्तरां 'च रेड करा के डरान धमकाउण दा काम कीता जा रहा है। एक डेमोक्रेसी 'च इस तो होर निंदरयोग कोई चीज़ हो नहीं सकती, जिथे हुकूमत एक पासे अपने लोगों को, गरीब किसानों को, अन्नदाता को कुचलन, उन्हां दी संघर्ष को कुचलन की कोशिश कर रहे हैं ते बदनाम कर रहे हैं, ते दूजे पासे अपने इहो जी एजेंसियां का सहारा लैके भोले भाले लोगों उन्हां दे उत्ते रेड करा के उन्होंने डरान धमकाउण की कोशिश कर रहे हैं। मैं आही दसना चाहांगी इस हुकूमत नूं कि ये तो वो कौम ने जिन्हां ने अहमद शाह अब्दाली वर्गे वड्डे वड्डियां दा मूँह मोड़ दिता सी।
ਇਹ ਕੌਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਖੰਡੇ ਅਪਣਾਓਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਨમ્રਤਾ ਸੇ ਹੀ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है और सरकार लगातार किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है। वहीं सरकार की इस कॉल पर शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार के हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजभवन मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने जाप के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जमकर लाठियां भांजी। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत जाप के कार्यकर्ता मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में किसान न्याय मार्च निकाला। ये सभी राजभवन की ओर जाना चाह रहे थे, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद जाप कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही बैठ गए और किसान आंदोलन के पक्ष में नारे लगाने लगे। इस दौरान जाप प्रमुख ने कहा कि वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, आखिर सरकार उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी देश के किसानों के साथ है और किसानों को उनके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के हित में उनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे सरकार जितना भी जोर लगा ले। किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे किसान उग्र हो गए। किसानों ने मुरादाबाद में एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे किसानों ने तोड़ दिया। पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। इस हमले में मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी घायल हो गए, उनके पैर में चोट आई है। यही नहीं, जिले के एसपी शगुन गौतम पर नाराज किसानों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इन किसानों को आगे जाने से रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान किसान भड़क उठे। उग्र किसानों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि काफी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे। बीते कई दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए रामपुर से किसान दिल्ली के लिए निकले थे। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आ रहे थे। इनकी संख्या 150 से 200 बताई जा रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां किसानों ने एसएसपी की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे किसानों ने तोड़ दिया। और वहीं बॉर्डर पर आज किसानों ने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ किसानों ने अपनी आगे की रणनीति बताई, आइए आपको भी सुनाते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ।
पंजाब में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के खिलाफ हड़ताल पर उतरे आढ़तियों ने पूर्ण तौर पर कामकाज बंद रखने का फैसला किया था, जिसका असर मलोट में देखने को मिला। बंद के दौरान आढ़तियों की ओर से अपनी दुकानें बंद रखी गई। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे लेकर पंजाब के संगरूर के मुनक में गांव में किसानों के लिए जगह लगातार दिन रात इस सर्दी के मौसम में भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑर्डिनेंस बिलों को वापस करने के लिए मांग पर डटे हुए हैं। इस बीच मुनक में लोग किसानों के लिए अखंड पाठ रख रहे हैं। मुनक निवासियों ने बताया कि किसान जो लगातार दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उसके लिए वह अखंड पाठ करवा रहे हैं। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में छोटे साहिबजादा की शहीद सभा के लिए ठोस इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला उपायुक्त अमृत कौर गिल और एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि इस बार किसी को भी एंट्री पास नहीं दिया जाएगा और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसें और ई रिक्शा चलाए जाएंगे। उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की। जनता ਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਸਲੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਤਕੀ 20-30 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਲਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ VIP ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ SP, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 DSP ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੋਈ VIP ਕੋਈ VVIP ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਾਊਂਡ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। DGP ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ PAP ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जनवरी-फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की है। परीक्षा की तारीखों को लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा संवाद के 22वें संस्करण के तहत शिक्षकों के साथ लाइव इंटरैक्शन में ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन के स्वरूप, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा संबंधी अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस शिक्षा संवाद में देश भर के हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर कई सवाल किए, जिसके जवाब देकर शिक्षा मंत्री ने सभी की आशंकाओं और चिंताओं को दूर किया। और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के में शिक्षा का व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हुई। और जैसे कि ये बहुत सारे देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया, परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। और ये आप में ही ताकत थी कि जब आपसे परामर्श हुआ तो आपके बहुत अच्छे सुझाव आए और आपने कहा कि नहीं, अपने एक योद्धा की जैसी भूमिका आपने निभाई और हमने परीक्षाएं भी करवाई। छात्र का समय वर्ष बर्बाद नहीं जाने दिया और आप चट्टान की तरह उसके पीछे खड़े रहे। अध्यापक और अभिभावक ने उस बच्चे को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। डीजल और पेट्रोल सस्ता होने का रास्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग के बाद साफ हो गया। शिवराज कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल पर लगा सेस अब खत्म करने का फैसला किया है। यह जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस लगता था। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस को अब खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बाबत ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल पर लगाया गया सेस खत्म करने का निर्णय किया है। आज जो डीजल पेट्रोल पर उपकर लगता था, उपकर के ऊपर उपकर लगता था, वो उपकर के ऊपर उपकर को हटाने का डीजल और पेट्रोल से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कराधान अधिनियम की पुरानी बकाया राशि समाधान विधेयक 2020 को भी मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एवं रचना के संबंध में भी आज अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में 5 लिया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, ये उसी तरह का इस आयोग को मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पर आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि साइंस और तकनीक तब तक अधूरी रहेगी जब तक आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि त्योहार उत्सव भारत की संस्कृति भी है और परंपरा भी। आज हम विज्ञान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेशन के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। ये मिशन एक प्रकार से इंक्वायरी को, एंटरप्राइज को, इनोवेशन को सेलिब्रेट करता है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की। तीन दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में शुक्रवार को दाखिल अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में शुरू से लेकर कोई कदम पर लापरवाही बरती है। चार्जशीट के मुताबिक पहली लापरवाही 14 सितंबर 2020 को घटना के दिन ही हुई, जब पीड़िता का भाई उसे पुलिस स्टेशन ले गया। पीड़िता के भाई ने चांदपा पुलिस स्टेशन में आरोपी संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने कहा कि पीड़िता को जब उसकी मां ने देखा तभी आरोपी मौके से भाग गया था। चार्जशीट के अनुसार पीड़िता ने जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया और मेडिकल जांच नहीं कराई। चांदपा थाने के पुलिस कर्मियों ने यौन हिंसा के आरोपों को छोड़कर धारा 307 और SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की थी। 19 सितंबर को अस्पताल में ही पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जहां उसने छेड़खानी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां भी पुलिस ने लापरवाही बरती और यौन हिंसा की जांच का आदेश नहीं दिया, बस धारा 354 और जोड़ दी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पाया है कि पुलिस की लापरवाही से साफ तौर पर पीड़िता पर यौन हिंसा की जांच और बाद में फॉरेंसिक जांच में देरी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर आज भीषण हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई। दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महेश नगर पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात को गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी पुलिया से अजमेर रोड की ओर एक डंपर जा रहा था। इस दौरान रिद्धि सिद्धि चौराहे से पहले पीछे से तेज रफ्तार से आ रही 20 कार अनियंत्रित होकर डंपर के पीछे घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार दलजीत और विवेक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान पुष्पेंद्र सिंह, राकेश और मुकेश के रूप में की गई है। पुष्पेंद्र सिंह जयपुर में छात्रावास चलाता है, वहीं अन्य सभी छात्र थे। हादसे के बाद दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त कर लिया। वहीं डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्घटना थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट में कल रात को लगभग 12 बजे जो रिद्धि सिद्धि चौराहे से थोड़ा सा पहले कोई डंपर आ रहा था अपने गांधीनगर से टोंक रोड होते हुए अजमेर रोड की तरफ जा रहा था। इसमें रोड़ी भरी हुई थी और डंपर के पीछे से एक i20 हुंडई की कार है जिसमें 5 लोग सवार थे। वो पीछे से आके वो डंपर के पीछे राइट साइड में डैश मार गया, पूरे उसमें घुस गई कार। तो उस तेज गति के कारण उस कार में जो बैठे थे 5 लोग, उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मौके से इनको तुरंत थाने की गाड़ी से चेतक से वहाँ SMS हॉस्पिटल ट्रॉमा में पहुँचाया गया
वहाँ पे 3 की मृत्यु होगी। मृतकों में एक पुष्पेंद्र सिंह है जो पथेना भरतपुर का रहने वाला है, दूसरा राकेश है जो लोसल सिक्कर का, तीसरा मुकेश है जो ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ने सोमवार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद बीती रात यूके से पंजाब के अमृतसर एक फ्लाइट रात में 12:30 बजे पहुंची। इस फ्लाइट में कुल 246 यात्री और क्रू मेंबर समेत 281 लोग सवार रहे। इन सभी को फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर ही रखा गया है। मंगलवार को इन सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस टेस्ट का परिणाम भी आ चुका है, जिसमें से 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज अभी एक फ़्लाइट आई है लंदन से, उसमें 262 पैसेंजर थे, इनफैक्ट 242 पैसेंजर थे, 20 क्रू मेंबर से। तो उनके जो टेस्टिंग के बाद 8 पैसेंजर पॉजिटिव आए हैं। सर कैसे इंतजाम किया, कहाँ उनको शिफ्ट किया जाए? देखो जी, अभी रिसेंटली एक एसओपी आई है, अब ये गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसको टेक ओवर करके उस एसओपी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिदायतों के हिसाब से इनको जो क्वारंटाइन किया जाएगा, सॉरी आइसोलेशन की जाएगी, बिकॉज दे आर पॉजिटिव। अमृतसर में किया कि अलग अलग? अभी तो अमृतसर में कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सर्चिंग, उनका एड्रेस देख रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उस हिसाब से। पंजाब के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी ने आज यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज और रांजिद्रा अस्पताल में कोविड-19 के उपचार सहित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य में सुस्त प्रदर्शन को गंभीरता से लिया और सभी चल रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के अधिकारियों, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन ने विभाग के चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। प्रिंसिपल सैकटरी पारी जी पटियाला मैडिकल कॉलेज मीटिंग जी अभी अज तो 2-2.5 महीने पहलों ही इतने मीटिंग करके गए सी। अज रिव्यू मीटिंग जी है वो असी की करोना लैके उसके नाल जोड़े साढ़े डिवेलपमेंट के काम चल रहे थे, मैडिकल कॉलेज साढ़े हॉस्पिटल, सो जिन्हें भी डिवेलपमेंट के काम किए भी अभी सारा रिव्यू किया। सो कुछ काम जोड़े ने 50% साढ़े हो चुके हैं, कुछ 70% हो चुके हैं, बाकी जोड़े काम रह गए ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अमेठी के प्रभारी मोहसिन रजा गौरीगंज में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पर 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर होने वाले किसान संवाद को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को देश के सभी किसानों से संवाद करेंगे। नगर निगम चुनावों के चलते आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा और वार्ड प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने अंबाला नगर निगम में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाने का दावा करने के साथ साथ अंबाला में आईएमटी लगवाने का भी आश्वासन दिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं माना था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी के 85 पैसे उनके नेता और बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। खत्म करेंगे। जो लोग 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे का काम कराते थे, यदि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पूरा 1 रुपया लगेगा, 7 गुना काम तो अपने आप हो जाएगा, 7 गुना काम तो उसी पैसे में हो जाएगा। और आज तो हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। आज जितने साधन चाहिए उतने सरकारों के पास हैं। अगर आवश्यकता है तो काम कराने वाले लोगों की मानसिकता, कितना काम हमारे से करवा सकते हैं, खुली छूट है, आप काम बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। आज हमने टेक्नोलॉजी के कारण से बहुत चीजों को सीधा कर दिया है। कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई है, जो उसमें से गलत लाभ उठाते थे वो सब रुक गए हैं। प्रदेश के अगर मैं उदाहरण बताता हूं, हमने जब से पेंशन बुजुर्गों की बैंकों में देनी शुरू की, 1 लाख पेंशन के नाम कट गए। क्यों?
पता लगा कि सारे भगवान को प्यारे हुए कई कई साल से, और उनकी सबकी पेंशन ऊपर से आती है, लोग जेब में डाल ले जाते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं। वो सब बंद करनी पड़ेगी, बंद ही करेंगे, लेने वाला ही कोई मिलेगा ही नहीं अब, क्योंकि बैंक से मिलती है। स्कूल के बच्चों के एडमिशन, बहुत लोग क्या करते थे, सरकारी स्कूल में भी नाम लिखा देना। अंबाला में ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी का चुनावी अभियान तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरें वार्ड नंबर 5 से सामने आई हैं, जहां हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बड़ी पुत्रवधू प्रीति शर्मा आज के दिन चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, जहां उन्होंने मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टी के चुनाव प्रचार में तेजी बढ़ती जा रही है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा खुद जनसभाएं कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और उनकी दोनों पुत्रवधुएं प्रचार मैदान में उतरकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है, सड़कें सुरक्षा मानकों पर खरी भी हो ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। परिवहन मंत्री यहां हरियाणा निवास में प्रदेश की सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में धुंध का समय है, ऐसे में सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिकता से कार्य करते हुए सड़कों पर मार्किंग और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप संबंधित विभाग तत्काल लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिस पशुओं और गायों के सींगों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाए जाएं, ताकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जिस समयावधि के लिए सड़क बनाने का ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए ठेकेदार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि निर्धारित अवधि तक के लिए ठेकेदार खराब हुई सड़क के रिपेयर समय से करें। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कामों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। आज हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग, आज हमने सभी जितने महकमे हैं उन सबको आज नहीं आ रही, मना कर देना। चलिए शुरुआत करो जी। क्या था सर मीटिंग का एजेंडा, आज क्या डिस्कशन था? नहीं, आज रोड सेफ्टी की मीटिंग रखी है। सत्यजीत कपिल जी हमारे कमिश्नर इसमें आज मीटिंग बुलाई है और सभी विभाग की जिम्मेदारी तय करी है कि वे रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या जिम्मेदारी हमको निभानी है। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, हमें जीवन बचाना है। और पुलिस महकमा जो रात दिन 24 घंटे रहता है, स्पॉट बताता है जी यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ये रोड ठीक नहीं है। और जो विभाग है, चाहे नेशनल हाईवे है, मार्केटिंग बोर्ड है या लोकल बोर्ड है या अपने जो HSSDC है, जो महकमे हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी भाई ये रोड पे ठीक करा जाए या एक्सीडेंट है इसको ख़त्म करा जाए। ये टारगेट हमें 20%, हम चाहते हैं कि इसको 20% इसको रखा जाए। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे उसमें अचीव कर पाए इस साल आप? जो पिछले साल आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, रोड एक्सीडेंट की बात हो या दूसरे निर्धारित किए थे, उनमें कितना आप अचीव कर पाए? मैंने 5 रोड सेफ्टी में जो इनका निर्धारित था उसमें कमी आई है, कोविड के कारण भी कमी आई है। और दूसरा कारण है कि जो रोड सुरक्षा के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने बैठक बार बार की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अब खबर दिल्ली से है, जहां एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपरांत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुभाष चंद्र बोस को लेकर सरकार एक कमेटी का गठन करने जा रही है। इस कमेटी का यह काम होगा कि सुभाष चंद्र बोस की डिटेल एकत्रित करना, ताकि जिन लोगों को सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के बारे में नहीं पता है उन तक सारी जानकारी पहुंचे। इस कमेटी का गठन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन ने कहा कि इस कदम से हम बहुत खुश हैं। इस कदम के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एएनबी न्यूज पर खबर चलने के बाद सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल जैन। सर, आज क्या विषय लेके आए हैं आप? भाई मैं विषय तो ये रहा हूँ, हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के रूप में ये पूरे देश में इसको सेलिब्रेट किया जाए और उनके नाम से एक आर्मी में रेजिडेंस भी बनाया जाए और क्या नाम और जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके नाम से शुरू होना चाहिए। और ये हमने कुछ पॉइंट रखे हैं जो कि विस्तार से हमारे घोष साहब बताएंगे और भट्टाचार्य जी बताएंगे। यूपी के नोएडा में रहने वाला 15 साल का रोहित 8वीं क्लास में पढ़ाई करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह सब्जी का ठेला लगाता था, लेकिन 3 भाइयों में सबसे छोटे रोहित को कहाँ पता था कि बाइक को लगी हल्की सी टक्कर उसकी जिंदगी ले बीतेगी। बाइक सवारों के हमले में घायल रोहित ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी इलाके का रहने वाला रोहित अपनी मां के साथ सब्जी का ठेला लगाया करता था। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी लेने आए 2 लोगों की बाइक की ठेले के साथ हल्की टक्कर हो गई और खरोंच आ गई। इस पर दोनों आरोपियों ने रोहित को घेरकर पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने लात, घूंसा और डंडे से रोहित को तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। थाना फेज 2 के द्वारा जो है वो शुक्रवार को एक अभियोग 308 का पंजीकृत किया गया था, जिसमें रोहित नाम का एक शख्स जो सब्जी का ठेला लगाता है, उसकी 2 युवकों के साथ मारपीट हो गई थी। बाइक जो है वो ठेले से टकरा गई, इस पर कहासुनी हुई और मारपीट हुई थी। इसमें रोहित को यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां से वो सफदरजंग रेफर हो गया था। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी वहाँ डेथ हो गई है। इस पर जो है वो तत्काल प्रभाव से दोनों अभियुक्तों को, जिसका नाम एक आशीष और दूसरे का नाम लिखित है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को जो है वो तरमीम किया जा रहा है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की रहरा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रहरा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत के अंदर काफी लंबे समय से कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद थाना रहरा प्रभारी ने टीम के साथ छापेमारी की, जहां शस्त्र बनाते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 अमरोहा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शातिर बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में तमंचा के साथ साथ एक बंदूक और 2 कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है और यह काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे में लिप्त थे। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। देखिए, ऐसा है, ये थाना रेरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। उसी के क्रम में गिरफ्तारी करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। मैं बरामदगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो इसमें 3 तमंचे हैं 315 बोर के और एक बंदूक है 12 बोर और 17 के करीब अध बने
तमंचे यहाँ पर हैं। ये सारा इनका तमंचे बनाने का जो उपकरण है वो बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त हैं इसमें जो अरेस्ट हुए हैं। जो मेन एक्यूज्ड है उसका नाम है इफ्तिकार, जो मूल रूप से मेरठ का है और देखा जाए तो 2006 से ये इसी काम में ऑन ऑफ लगा रहता है। इसके साथ 2 लोग हैं, हसीन और यामीन, जो दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर ये तमंचे का काम और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई का काम करवा रहे थे। अभी विस्तृत पूछताछ इसमें चल रही है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि पिछले जो ये बता रहे हैं पिछले 15 दिन में जो एक्टिव हुए हैं तो आसपास कहाँ पर इन्होंने सप्लाई करी हो या कौन कौन इनके संपर्क में आए हो तो उनके ऊपर भी उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने कैसे सफलता मिली सर? पुलिस कैसे पहुंचेंगे सर? मुखबिर की सूचना पर जी, ठीक है। ये मिले हैं गन्ने के खेत में। ये इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि गन्ने का खेत एक तो दूर से नज़र नहीं आता है, दूसरा अगर कोई मशीन या आरी वगैरह चला भी रहे हो तो आवाज़ बाहर तक नहीं आती है, पत्तों वत्तों में आवाज़। यूपी के मेरठ में नगर निगम के वार्ड 47 में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मचारी की मंगलवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरोप है कि महिला सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर थी और गत दिनों ही नगर आयुक्त के आदेश से उसे हटा दिया गया था। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उत्पीड़न के कारण उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की सूचना अन्य सफाई कर्मचारियों को मिली तो शहर के विभिन्न भागों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी काम छोड़कर ईव्स चौराहे पर पहुंचे और ईव्स हॉस्पिटल के सामने सड़क जाम कर हंगामा मचा दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं होगा, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नगर निगम अफसर सफाई कर्मचारियों को समझाने में फिलहाल लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है पिछले दिनों में और इसको लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में वार्ता चल रही है। प्रशासन, नगर निगम और इनके जो प्रतिनिधि हैं इनके बीच में वार्ता चल रही है। अभी हम लोग वार्ता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मुस्लिम छात्राओं के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को दिया। इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के आइकॉन हैं और मैं समझता हूं कि हर नौजवान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसका बहुत अच्छे तरीके से चिंतन मंथन करता है और उसके आधार पर वो आगे अपनी यात्रा तय करता है। तो मेरी ओर से तो इतना ही कहना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऐतिहासिक आज कार्यक्रम हुआ है, वर्चुअल ही हुआ लेकिन ऐतिहासिक हुआ है और आज का जो उनका उद्बोधन था वो बहुत ही सारगर्भित था और देश को जो एकता के सूत्र में बांधने के लिए सरकार में आने के बाद, केंद्र में सरकार में आने के बाद उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने की बात कही है। वह अपने कार्यकाल में करके दिखा रहे हैं और जो समझदार लोग हैं उसे 1971 भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से शुरू की गई विजय मशाल यात्रा को अंबाला कैंट के शहीदी चौक पर सेना के 40 डीप स्ट्राइकर को सौंपा गया। इसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें सेना के आला अफसर मौजूद रहे। बता दें कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान भारतीय फौजियों ने दुश्मन देश को धूल चटा दी थी। करीब 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। यह युद्ध 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक हुआ। पाक सैनिकों के सरेंडर के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ, जबकि इसे रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसी उपलक्ष्य में मशाल यात्रा आज अंबाला पहुंची। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्ट्रेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 4 बच्चों को अलग अलग इलाके से बाल मजदूरी करने से मुक्त कराया है।
चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के बाद आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे पास 1098 पर काफ़ी दिन से कॉल आ रही थी कि अलग अलग जगह पर बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे आज मुझे थाने में कॉल आई थी। इस कॉल पर हमने 4 बच्चे अलग अलग जगह से काम करते हुए रेस्क्यू किए गए, जिनमें 2 बच्चे वर्कशॉप में कर रहे थे, 2 बच्चे सर्विस सेंटर से रेस्क्यू किए गए। किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई? बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद बच्चे इनकी काउंसलिंग की जाती है। जिस हिसाब से बच्चा काउंसलिंग में बताता है, बयान देता है, उसी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। समय समय पर चाइल्ड हेल्पलाइन की और स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम लोगों को जागरूक करती है। कहीं ना कहीं फिर भी लोग इस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं। देखिए, समय समय पर हम अपनी टीम से आउटरीच वगैरह कराते हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पर और सभी मार्केटों में, सभी थानों में हमने बोर्ड लगवा रखे हैं कि बच्चों से बाल यूपी के अमेठी ककवा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज के काम को रुकवाकर दर्जनों व्यापारी धरने पर बैठ गए। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बताया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, जिसके चलते यहां के निवासियों को बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक इस फ्लाईओवर को बनने नहीं दिया जाएगा। शासन ने 8 मीटर पर निशान लगवाया, हम लोग ने स्वीकार कर लिया। टाइम नहीं मिल रहा था, प्रशासन ने हद कर दी थी। जेसीबी लेकर के आके तोड़ना शुरू किया। जब प्रशासन ने जेसीबी से सबको धमकाया, तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की बिल्डिंग अनाप शनाप टूट जाएगी। हम लोगों ने कहा था हम लोगों को टाइम दिया जाए, हम लोग स्वयं तोड़ लेते हैं। हम लोगों ने स्वयं तोड़ना भी शुरू कर दिया। उन्होंने 19 तारीख से दोबारा बम्पर तरीके से जेसीबी निकालकर तोड़ने की धमकी भी दिया था, परंतु क्या कारण रहा वो नहीं आए। फिर हम लोग एक ज्ञापन हमने दिया था जिलाधिकारी महोदय को थ्रू एसडीएम साहब। उसमें मुख्य तौर से 4 चीज़ों की मांग किया था हमने। उसमें हमने साफ तौर से कहा था कि ये ककवा रोड पूरी तरीके से कॉमर्शियल एवं रेजिडेंशियल दोनों है। सभी परिवार यहीं रहते हैं, इसलिए ड्रेनेज की विशेष ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ड्रेनेज टूटने ना पाए। नंबर 2, एम्बुलेंस आराम से आ सके। नंबर 3, फायर ब्रिगेड बहुत कायदे से आ सके, जिससे कि आग लगने की स्थिति हो। क्रिसमस की तैयारी अंतिम दौर में है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गिरजाघरों और मोहल्लों में क्रिसमस कैरोल गान छोटे स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समुदाय के लोग आंतरिक तैयारी में लग गए हैं। बाहरी तैयारियों में चर्च, घर के अन्य संस्थानों की साफ सफाई, पुष्प लगाना, कैंडल जलाना, क्रिसमस ट्री सजाना और तार लगाने, और आंतरिक तैयारियों में पश्चाताप करना, क्षमा करना, मेल मिलाप करना, कैरल गान और बाइबल पाठ के जरिए स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने की तैयारी चल रही है। विश्वासी अपने घर और गिरजाघरों की साफ सफाई और सजाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने घर को बेहद खूबसूरत तरीके से रंगीन रोशनी और स्टार्स से सजाया है। वहीं गिरजाघरों को भी बेहतर ढंग से सजाया गया है। क्रिसमस के लिए शहर के छोटे बड़े सभी गिरजाघरों की पेंटिंग की गई है। इसके साथ ही गिरजाघर के प्रार्थना सभा को भी सजाया जा रहा है। हम कई एक एडवाइजरी दे दी है। इस साल हमारा कोविड की वजह से क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पहली बात है, जैसे आज बिशप बता चुका है, गरीबों के लिए एक क्रिसमस हम कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं। तो 27 तारीख को हर पल्ली में गरीबों को खाना दिया जाएगा। 27 तारीख को 25 तारीख को हम सभी रिक्शा वालों को यहाँ लोयला मैदान पे बुलाए हैं, उनके साथ खाना खाएंगे। इस साल बिशप हाउस में नहीं खाएंगे। तो क्रिसमस का हमारा क्रिसमस मील होता है, वो रिक्शा कूलर है, उनके साथ खाएंगे। सभी लोगों को बताया है कि केक फूल नहीं लेके आना। झारखंड में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल 9 महीने बंद रहने के बाद सोमवार 21 दिसंबर से दोबारा खुल गए। कोरोना महामारी की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही ये स्कूल बंद थे। हालांकि स्कूल खोलने के पहले ही दिन छात्राओं की उपस्थिति महज 40 के आसपास ही रही। स्कूल खुलने को लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों में अब भी कई तरह की आशंकाएं हैं।
लेकिन सरकारी स्कूल खुलने पर पहले दिन जो विद्यार्थी पहुंचे उनका एक सुर में कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई की जगह क्लासरूम में बैठकर पढ़ना कहीं अधिक सुविधाजनक है। बता दें कि स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों से हलफनामा भरवा कर लिए जा रहे हैं। इसमें उन्हें लिख कर देना हो रहा है कि पिछले 3 हफ्ते में परिवार में किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ है। जो बच्चे हलफनामा लेकर स्कूल नहीं आए उन्हें घर भेजा जा रहा है। अभिभावकों के दस्तखत वाला हलफनामा लेकर ही बच्चों को स्कूल में आने दिया जा रहा है। डिफरेंस तो फील हो रहा है। पहले जैसे हम लोग फ्रीली मूव कर सकते थे अराउंड, अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और हमारी सरकार ने जो जो नियमों का मतलब आदेश दिया है हमारे स्कूल वाले सारे पालन करवा रहे हैं और मैं उन लोग का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे स्कूल खुले, क्योंकि मतलब स्कूल घर में बैठ के मोबाइल के सामने पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं होता है ना, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग यहाँ आए, अच्छा लग रहा है। किस क्लास में है? 12th में है। क्लासरूम्स में क्लासेस हुए हैं, कैंपस पूरा सैनिटाइज किया, कल किया और उसके बाद जितने स्टाफ है सबको इंस्ट्रक्शंस दिया है रिगार्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स, एसओपी जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसको बताया गया है कि बिना मास्क का कोई नहीं कैंपस में रहेगा। प्लस थर्मल जब बच्चे एंटर करें गेट से तो थर्मल स्कैनिंग होगा उनका, थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही उसको अलाउ किया जाए। दक्षिण भारत की अम्मा रसोई की तर्ज पर अब दिल्ली में भी इस तरह की रसोई में खाना मिलेगा। महज ₹1 में इस रसोई में लजीज व्यंजन के साथ भूख मिटाई जा सकेगी। पूर्वी दिल्ली में इस तरह की रसोई खुलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गुरुवार यानी 24 दिसंबर से ही भूखे लोगों का पेट इस कैंटीन से भरेगा। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में ₹1 में खाना मिलेगा। अम्मा रसोई की तरह खुलने वाली यह रसोई जल्द ही कोंडली विधानसभा क्षेत्र में भी खुलेगी। दोपहर का खाना महज ₹1 में लोग खा सकेंगे। पूर्वी दिल्ली के सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के गरीबों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। ये गंभीर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। योजना के अनुसार दिल्ली के सभी विधानसभा में इस तरह की गंभीर रसोई खोलने की योजना है। इस रसोई में खाना बनेगा। एक प्लेट में चावल, दाल और 2 सब्जियां मिलेंगी। इसमें टोकन सिस्टम होगा। टोकन लेने के बाद लोग इस कैंटीन में बैठकर खाना खा सकेंगे। ना तो बाहर खाना खा सकेंगे और ना ही लोग खाना घर लेकर जा सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार चलने की बात कहते हों, लेकिन उनके ही मंत्रियों के द्वारा गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताज़ा मामला अमेठी जनपद का है, जहां एक ही दिन में 2 मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर शिरकत की, जहां पर दोनों ने कोविड-19 की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। पहले मामले में जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती समारोह को अभूतपूर्व ढंग से मनाए जाने के संबंध में बैठक की गई थी, जिसमें जिले के स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले के पुलिस कप्तान दिनेश सिंह भी बैठे थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं दूसरा मामला अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगले में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी के द्वारा अपने विधानसभा के असहाय और गरीबों को ठंड से बचाने के लिए 500 कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मंत्री महोदय ने पहुंचकर गरीबों को कंबल बांटा। लेकिन इस दौरान भी कोविड-19 की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती देखी गई और ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा सत्र न्यायालय में हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यदुवंशी अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे। मथुरा सत्र न्यायालय में जैसे ही हिंदू आर्मी के नेता के वाद दायर करने की खबर सत्र न्यायालय में चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल न्यायालय परिसर में घुसते ही हिंदू आर्मी के नेता नारे लगाने लगे। इस दौरान ना तो कोरोना की गाइडलाइन का कोई फर्क पड़ रहा था, ना ही न्यायालय की गरिमा का ख्याल रखा गया था। वहीं न्यायालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से भी इन्हें नहीं रोका गया। और हमारा बात श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है। हमने उसमें स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम पक्ष के लोग अगर बैठ के बात करना चाहते हैं तो हमसे बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बैठ के बात करने आया था जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मुझे जेल भेजा गया।
हम लोग उनको अपने हिंदू समाज के खर्चे से एक एक घर से चंदा एकत्रित करके उनको पैसा देने को तैयार हैं कि वो अपनी ईदगाह को तत्काल शिफ्ट कर लें यहाँ से। हम उनको मथुरा में किसी जगह पे ज़मीन देने को तैयार हैं, ना कि सरकारी व्यय पे अपने खर्चे से चंदा एकत्रित करके उनको देने को तैयार हैं कि आप उनको ईदगाह कहीं और बनवा लीजिए। इस पर अगर वो तैयार नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।